अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाओ लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नई सुबह, एक नए दिन और एक नए हफ्ते के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। इस उम्मीद के साथ हमेशा की तरह कि जनाब आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से भी जनाब इक़दाम ज़रूर उठा रहे होंगे। जनाब अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, कुछ ज़िंदगी की खूबसूरती के हवाले से बात करते हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, माना बहुत से चैलेंजेस भी आते हैं हमारी ज़िंदगी में, ज़िम्मेदारियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी छोटी सी ज़िंदगी है हमारी और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें भी होती हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें हमारी ज़िंदगी का एहसास दिलाती हैं। ये हम ही हैं जो उन पर गौर नहीं करते हैं और अपनी मसरूफ़ियात में पड़े रहते हैं, वरना देखा जाए ना तो हमारे आसपास बहुत सी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें मौजूद हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि भला ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो गुज़श्ता साल की निस्बत गिर गया है, तो इसका एक ही जवाब मिलता है, वो ये है कि हमने ज़िंदगी को असल अंदाज में जीना छोड़ दिया है। तो आज मैं छोटी छोटी सी खुशियों के बारे में ही बात करूंगी जिनसे ज़िंदगी हकीकी मायनों में बनती है। हम बड़ी खुशियाँ, बड़ी कामयाबियाँ हासिल करने के लिए ना अपने बहुत से अच्छे दिन भी ज़ाया कर देते हैं और दरअसल अच्छे दिन तो होते ही वही हैं जो हम गुजार रहे होते हैं। एक शेर है, बड़े मशहूर हमारे शायर है हबीब अमरूहवी साहब, उनका एक शेर है कि जनाब बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हबीब, बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हबीब, बेहतरीन दिन भी गवाते चले गए। तो न जाने क्यों हमें लगता है कि कोई एक ख़ास चीज़ मिलेगी, कोई ख़ास टाइम आएगा तभी हम खुश हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं कि अगर आप देखें, सब कितने परेशान थे कि जनाब अक्टूबर आ चुका है मगर अब तक गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं आई है, और देखते ही देखते हमने देखा कि हफ्ते की रात इस तरह की बारिश हुई जिसने हमारे मौसम का सारा रुख बदल दिया और गर्मी का वो जो शिद्दत वाला दम था वो भी तोड़ दिया गया। तो ये बारिश की चंद पहली बूंदों को आप गिरते हुए देखना और उन्हें महसूस करना भी मेरे ख्याल से एक खुशी की अलामत है। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना भी एक कह ले कि सदका जारिया भी है और अल्लाह पाक पसंद भी करता है जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग मुस्कुराते रहते हैं, जो लोग मायूसी से दूर रहते हैं। तो इसलिए अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो मुस्कुराते रहिए। तो हम भी जनाब मुस्कुराते हुए अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि हम जदीद दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो वहाँ ख़वातीन के ख़िलाफ़ कोई गलत इक़दाम उठाने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन बदकिस्मती है कि हम आज भी घरेलू तशद्दुद के नाम पर ख़वातीन को मरते देखते हैं। ये तो तस्वीर का एक रुख है और ये वो वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं और इनका तो हिसाब ही नहीं, जो गिनती में आते ही नहीं है। यानी अक्सर ख़वातीन ख़ुद पर हुए हुए तशद्दुद पर अपनी ज़ुबान बंदी कर लेती हैं और किसी को सामने से बताती भी नहीं है कि उन पर हाथ उठाया गया है या उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। देखा जाए तो ख़वातीन आज भी चैलेंजेस का शिकार है। लाहौर में आज भी सैकड़ों ऐसे घर मौजूद है जहाँ ख़वातीन को विरासत के हक़ से भी महरूम रखा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNFPA की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊँ तो पाकिस्तान में 15 से 49 साल तक की ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाना एक बड़ी मामूल की बात समझी जाती है और उन ख़वातीन की तादाद फिर भी कम बताई जा रही है क्योंकि असल सूरत हाल काफ़ी खौफनाक है। अभी एक वाक़या पेश आया हफ्ते को, लाहौर में ही एक दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें गाज़ियाबाद में एक शख्स ने 24 साला लड़की के सर पर आहनी रॉड मारकर उसकी जान ले ली है, जो कि कोई अनजान लड़की नहीं थी, उसकी अपनी बीवी थी। और अपनी ही बीवी को सर पर रॉड मारने के बाद मुलजिम ने मौके से फ़रार होने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और पुलिस ने उसको गिरफ़्तार भी कर लिया। अगर देखा जाए केस की पैरवी ना हुई तो मुलजिम के लिए ये केस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 6 से
4 महीने तक चलेगा, 8 महीने तक चलेगा और कुछ ही दिन बाद वो फ़ाइल बनकर हज़ारों फाइल्स में दब कर रह जाएगा। तो ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद की वजूहात क्या है और ये इतना लम्हा फ़िक्रिया क्यों बनता जा रहा है हमारे लिए, इसके लिए हमें किस तरह के इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खतीजा सिद्दीकी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ माहिर कानून भी हैं। तो खतीजा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल ठीक। खतीजा, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि हम बेशक डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, लेकिन फिर भी क्या ये सोचना सही अमर है कि जनाब यहाँ पर रहते हुए भी पढ़े लिखे लोग भी और अपनी बीवियों के ऊपर, अपनी बहनों, अपनी माओं के ऊपर जो है वो उनको तशद्दुद करके उन्हें जान से ही मार देते हैं। बहुत जैसे केसेस आते हैं जो कि पढ़े लिखे लोग होते हैं। अभी ये हफ्ते कोई केस आया है कि अपनी ही बीवी के सर पर रॉड मार के उसको मार ही दिया गया है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई है। देखिए, ये आपने जो है ना एक बात की है कि ये डेवलपिंग कंट्री, इवन दो पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा एंडेमिक है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, डिफरेंस ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई भी खामिद अपनी बीवी को 4 दीवारी के अंदर घरेलू तशद्दुद, जिसको कहते हैं तशद्दुद का निशाना बनाता है और उसको पता है कि ये जुर्म है। किसी के ऊपर किसी तरह का भी तशद्दुद हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो किसी तरह का भी अब्यूज़ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, वो एक जुर्म है, उसको पता है। लेकिन उसको ये भी पता है साथ साथ कि उसकी जो बीवी है, जो उसके घर में उसकी अहलिया है, वो कभी भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि इनहेरेंटली खवातीन को ये सिखाया जाता है कि तुमने बर्दाश्त करना है। एक नहीं, थप्पड़ ही तो क्या था, ये वजह कोई है? बात नहीं, नहीं। एक फैक्टर सिर्फ यही है कि उसको सिखाया जाता है ख़वातीन को कि तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तुम्हारे ऊपर अगर तशद्दुद भी हो रहा है तो तुमने चुप रहना है, ऐसा माइंडसेट क्यों बनाया जाता है? और क्या सिर्फ यही एक वजह है जिसकी वजह से आदमियों को या जो तशद्दुद कर रहे होते हैं उन्हें ये मौका मिल जाता है कि इट्स ओके, हम लोग तो कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे कवानीन में कहीं ना कहीं लुकूनाज मौजूद है? बिल्कुल, ये बड़ा एक मल्टी फैसेटेड इशू है। इसकी एक वजह तो नहीं है, इसकी बेतहाशा वजूहात हैं, लेकिन इनमें से एक ये है कि ख़वातीन साइलेंट हो जाती हैं। ऐसा कोई भी तशद्दुद घर के अंदर 4 दीवारी में जब होता है तो वो बर्दाश्त करती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो जाती हैं पुलिस को रिपोर्ट करने या अपना लीगल एवेन्यूज़ एग्ज़ॉस्ट करने, तो उनको सबसे पहले ये बताया जाता है, रवैया ही ये होता है पुलिस वालों का कि बाजी मैडम जान दो, घर का मामला है ना, है ते खामिंदी ना हाँ जी। की करंगी, एफआईआर हो जाएगी, वैसी ब्रूज है, जिस छोटे-छोटे पुलिस से निशानात वो पर कहा इंसाफ जाता है। मांगने जाती है वही पुलिस ये स्टेटमेंट्स दे रही होती है। मैं यही जानना चाह रही हूँ ना कि इसके हवाले से फिर हम क्या करें, मतलब क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर फिर हमें अब बात करनी चाहिए? क्या हमें उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि जनाब ये आपके हुकूक हैं, ये आपके फ़राइज़ हैं, अगर आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा है तो आपने किस तरह आवाज़ उठानी है, कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना है? बिकॉज़ मेरे पास जो डेटा मौजूद है इस वक्त के तशद्दुद का शिकार 56% ख़वातीन हैं जो कि ये बताती भी नहीं है कि जनाब हमारे ऊपर तशद्दुद भी हो रहा है, या हमारे हस्बैंड या हमारे ससुराल वाले हमें मार रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है हमारे ऊपर। तो क्या कवानीन से अगर निकल जाएं, इंसाफ से अगर निकल जाएं, जो कि कहीं ना कहीं डिले आ रहा है, तो उसके मुताबिक क्या फिर अब हमें काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए कि हम फिर ख़वातीन की काउंसलिंग करवाएं, या शादी से पहले ही उन्हें ये आगाह किया जाए? बिल्कुल, ये आगाही और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ की मीडिएशन हो जाती है, लेकिन तशद्दुद की मीडिएशन और रिकंसिलिएशन नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने एक दफ़ा हाथ उठाया वो बार-बार उठाएगा। और अगर आपको लोग ये कह रहे हैं कि जी घर बचा लो, तो घर बचाते-बचाते आप अपनी ज़िंदगी से कहीं हाथ ना गँवा बैठें, और ये होता है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो बर्दाश्त करती रहती हैं और इवेंचुअली उनकी जान चली जाती है इसमें, और घर से जो है वो कफ़न उठता है। तो ख़वातीन
खवातीन को अपने लिए, अपने हकूक के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे मर्द भी होते हैं जिनको हम एज अ सोसाइटी एज उनको देखते हैं, वो बड़े अच्छे उन किरदार के हमें लगते हैं और वो शादीशुदा होते हैं, लेकिन वो अपनी बीवियों को घरों में बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करते हैं और उनकी तजलील करते हैं। लेकिन वो खवातीन भी एम्पावर्ड होती हैं, लेकिन वो फिर भी रिपोर्ट नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि जी उनका खामिन या तो बड़ा पावरफुल होता है या तो उसकी कोई ऐसी पोजीशन होती है इन द जी। सोसाइटी कि अगर वो स्टैंड लेगी तो दोनों का कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो नुकसान होएगा, और वो इस डर से खामोश रहती है। और फिर ऐसे मर्द किस तरह दलेर होते हैं और धड़ल्ले से जाके करते हैं, वो दूसरी खवातीन को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी फंसाते हैं, उनको हनी ट्रैप करके जी, जी। उनको भी एक पहले तो जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनके साथ भी ऐसा ही टॉर्चर अच्छा, जो है वो इस बाद में डेटा जाके में करते ये हैं। भी बताया गया है कि जो ख़वातीन की जो तादाद है जिनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसमें से अक्सर ख़वातीन की जो शादियां हैं वो 18 साल से कम उम्र में हो जाती हैं। क्या ये जो कम उम्र की शादियां हैं ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस की वजह बनती हैं? डोमेस्टिक वायलेंस की ये वजह नहीं हो सकती, लेकिन एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा। जब ऑब्वियसली उस एज में आप 18 साल की उम्र में आपको उस वक्त आप पढ़ाई के फेज में ही होते हो, हम्म। आप उस वक्त पढ़ाई कर रहे होते हो या तो आप बैचलर्स में होते हो, आप स्टार्ट कर रहे होते हो अपने, तो ऑब्वियसली आपके अंदर इतनी वो अवेयरनेस और आपको कानूनी रहनुमाई भी, जिस तरह हमारे यहाँ पर मैंने आपको एक्ट का बताया, 2016 में एक्ट आया है, आज दिन तक हमें बीइंग मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी हमें नहीं पता कि हमारे ये कानून मौजूद हैं, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी जब तक इनकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो जब फर्स्ट स्टेप रिपोर्टिंग का ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्लो होगी, वीक होगी, लोगों को पता भी नहीं होगा अपने हकूक के बारे में। तो यस, अर्ली मैरिजेस कुड बी अ फैक्टर, लेकिन ये एक जहनीत है, और ये जहनीत जो है ये मर्दों की अपब्रिंगिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जब तक मर्दों को बचपन में नहीं सिखाया जाएगा इन देयर अपब्रिंगिंग के औरत पे हाथ उठाना, किसी पे भी हाथ उठाना एक जुर्म है, फिर वो जब अपने घरों में अपने माँ बाप को देखते हैं और वो उस पैटर्न को देखते हुए साइकोलॉजिकली उनका ऐसा वो मनूवर होते हैं, उनका माइंडसेट बनता है, तो वो अपने जब घर में भी देख रहे होते हैं होता हुआ, तो फिर वो उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर वो भी अपनी बीवियों के साथ ऐसे ही तशद्दुद करते हैं। तो आई थिंक ये एक ब्रॉटअप की भी बात है, ये शऊर की भी बात है, इसका ताल्लुक एजुकेशन से नहीं है। बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग भी हमारे रीसेंट पास्ट में आप देखें, एक्टर्स के ऊपर इल्जाम लगे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, और फिर जो है वो सबसे पहले विक्टिम ब्लेम कर दिया जाता है कि जी अब क्यों बोली है, पहले क्यों नहीं बोली। जी वो बोली है तो आप एक्सेप्ट करें, आप इस चीज को एक्नॉलेज करें कि ये एक एंडेमिक है और ये हमारी सोसाइटी में बड़ा मैसिव स्केल पे एग्जिस्ट करता है, तो एटलीस्ट बिल्कुल, बिलीव बिल्कुल करें। ऐसे ही है। अगर आप तो सपोर्ट नहीं खदीजा, कर सकते तो हुकूमत के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, फिर हुकूमत को इसमें क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? वो इनमें किस तरह के इक़दामात उठा सकते हैं? क़वानीन तो मौजूद है लेकिन अमल दरामद में कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे होते हैं। अब तो हम देखते हैं कि हुकूमत में ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ही देख लें, ख़ुद एक ख़ातून है। तो क्या आपको लगता है कि अब इन कहीं ना कहीं इन क़वानीन में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए या अब तेज़ी आनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी ख़वातीन को कि अगर आपके साथ जिस्मानी तशद्दुद होता है, आप इसको बर्दाश्त ना करें। आप इसको सबसे पहले जो फर्स्ट इंस्टेंस है काम, वो ये है कि आपने किसी भी सरकारी हॉस्पिटल जाना है, जो आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ जाके मेडिकल लीगल अपना रिपोर्ट बनवा लें, अपना मेडिकल सही। चेकअप कराएंगी। डॉक्टर आपको उसी वक्त एक MLC जो है वो बना के, ताकि आपकी नेचर ऑफ इंजरीज और जब वो फ्रेश होती हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है इन द आइज ऑफ लॉ, तो आप उसको फ्रेशली करा लें। एटलीस्ट आपके पास, उसके बाद बेशक आप FIR ना कराएं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक प्रूफ है कि यू वर अब्यूज्ड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस, ताकि आपको बाद में ये ना कह सकें जी ये तो बस ये ड्रामेबाजी करती है, ये इसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं होता, ये गलत बयानियां करती है और ये सिर्फ अपने खामिन को बदनाम करती है। इस तरह के आपके ऊपर टैग्स ना लगे, तो एक अपने साथ प्रूफ रख लें, तस्वीरें ले लें अपने वूंड्स की, अपने उसकी, ताकि आप रिपोर्ट करने भी जब जाएं, जब आपने FIR भी कटवानी हो, तो एटलीस्ट आपको पुलिस वाले भी ये ना कहें कि बाजी छड़ दे, बाजी कुछ नहीं होता, घर वापस जाओ, बच्चे जो हैं जी, वो अपने खानदान का सोचो, फैमिली का सोचो। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इसको जो है ना बिल्कुल फौरन ऐसे ही से है। इसके ऊपर बहुत एक्शन ज़रूरी लो। है कि जनाब ख़वातीन अपने हवाले से ख़ुद आवाज़ उठाएं। खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी। खदीजा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और जिस तरह मैंने बात की कि हमारी वज़ीर आला एक ख़ातून है और जिस तरह ये हफ़्ते को वाक़या पेश आया, ख़ातून को रॉड मार कर उसकी जान ले ली गई है, तो हमारी वज़ीर आला को इसके ऊपर
इनिशिएटिव लेना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए, इंसाफ दिलवाना चाहिए ताकि एक मिसाल कायम की जा सके। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं खूबसूरत नज़र आने के हवाले से। बालों का गिरना मर्दों के लिए भी उतना ही परेशानी का बायस होता है जितना कि ख़वातीन के लिए यानी कि हमारे लिए होता है। कभी कभार क्या होता है, मर्दों में 20 और 30 साल की उम्र के बाद ही ना उनके बाल इस तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं कि वो गंजपन का शिकार हो जाते हैं। और यही वजह है कि मर्द हजरात को अक्सर कम उम्र में ही गंजपन के मसले का सामना करना पड़ता है। एक तो मुनासिब ग़िज़ा नहीं होती है और बहुत से मसाइल होते हैं जिनकी वजह से जो मर्द हजरात है वो अपने बालों से महरूम हो जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज के दौर में जो मर्द हजरात हैं या जो यंग बॉयज़ हैं उनके अर्ली 20s में, अर्ली 30s में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। देन इसके आजकल प्रोसीजर्स क्या चल रहे हैं, किस तरह के प्रोसीजर करा के, ट्रीटमेंट्स करा के वो बाल गिरना अपना बचा सकते हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन मौजूद हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर उस्मान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आपने प्रोग्राम पे हमें इनवाइट किया एंड आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर उस्मान, एक तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो बाल गिरते हैं, ख़वातीन के तो गिरते ही गिरते हैं, मर्द हजरात के भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं स्किन इशूज़ बालों के हवाले से। तो सबसे बड़ा मसला है कि बॉल्डनेस। अर्ली 20s, अर्ली 30s में बाल गिरना शुरू हो गए हैं, जो हम पहले देखते थे कि 50 साल के बाद या 40 साल के बाद कहीं ना कहीं लोग शिकायत करते थे, मर्द हजरात शिकायत करते थे कि अब बाल गिर रहे हैं या बाल आगे से कम हो रहे हैं। अब तो 20s में लड़कों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है इसकी? देखिए जी, अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें सेगमेंट्स को हेयर फॉल के, तो एक अर्ली 20s टू 30s के अंदर हम इसको सेगमेंट ले लेते हैं और एक 30+ सेगमेंट चले जाते हैं। अच्छा। इवन के बहुत सारे लोग हैं जो भी 70s 60s में भी जाके अपने बालों की केयर बहुत अच्छी तरह चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर हम डिवाइड करें अर्ली 20s के अंदर, तो अभी जो प्रॉब्लम जो सबसे आ रही है, नंबर 1 टॉप पे दैट इज़ जेनेटिक फैक्टर्स। अच्छा। जेनेसिस है कि आपकी जो पीछे माँ नाने की तरफ से या दादे की तरफ से या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तरफ से वो ट्रेट आपको ट्रांसफ़र हुआ है, इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज। उसके बाद हमारे पास आज के जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। लोग रात को काम कर रहे हैं, रात को सोने के चांसेस कम हो जाते हैं और नाइट की ड्यूटीज़ करते हैं। उसकी वजह से एक वो फैक्टर है। दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। अच्छा। हम लोग वो ऑर्गेनिक फूड नहीं खा पा रहे जो बहुत सारे लोग पहले खाया करते थे। जंक फूड्स की तरफ हैं। लेट नाइट आपकी क्रेविंग्स हैं, उसको चीज़ पूरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जो बालों को प्रोटेक्शन देते हैं, वो भी नहीं, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है और वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है चीज़ों के अंदर। बिल्कुल ट्रू। पहले भी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया बहुत इन है और अवेयरनेस आ रही है, एजुकेट करें लोगों को। लेकिन पहले ऑर्गेनिक फूड बहुत अच्छा था। ऑर्गेनिक फूड होता था तो वो अगर अवेयरनेस नहीं भी थी तो उनकी न्यूट्रिशन पूरी हो जाती थी उससे। और घर में एक बंदा कमाता था और सारे खाते थे। अब ये कि हर बंदे ने कमाना है और वो लड़के को जो 20 साल का है, 21 साल का, उसको ये तो नहीं पता ना कि यार मैंने पढ़ना है या मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है। ही ऑल्सो हैज़ अ बर्डन ऑन द शोल्डर्स कि मैंने कुछ अर्न भी करना है कुछ, ताकि मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकूं। व्हाई? बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स व्हिच हैव बीन इम्पोज्ड ऑन हिम कि भी यार तुमने करना है, आपने कुछ चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक है। अच्छा, एक आपने पॉइंट लिया कि ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होती है ये मसला कि अगर आपके पीछे फादर में, ग्रैंडफादर में अगर ये चीज़ है तो आप में भी आएगी। अब हमारी टेक्नोलॉजीज़ इतनी इवॉल्व होती जा रही हैं, इतनी अप टू डेट, हम AI इंटेलिजेंस पे चले गए हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हमने अडॉप्ट कर ली हैं। तो क्या अभी तक इसके बारे में कोई मसला जो है ना या कोई हल नहीं निकाला गया? क्योंकि ये मेरे ख्याल से 70 to 80% लोगों की ये जीन्स में आता है। उनके साथ ख़वातीन भी और इवन दो के मर्द लोगों के हवाले से भी। तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि पता चल सके या ऐसी कोई रेमेडीज, ट्रीटमेंट आए कि अगर आपके DNA में भी आ रहा है तो आपके फादर या ग्रैंडफादर के बाल थोड़े कम थे, आपके अगर गिर रहे हैं तो आप उसको पहले ही पकड़ लें? बहुत अच्छा जी, यू हैव आस्क्ड अ वेरी एडवांस क्वेश्चन। इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो जेनेटिक्स हैं उसमें हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बालों के अंदर ना जेनेटिक फैक्टर्स, उसमें हार्मोनल रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो अब वो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको तो हम नहीं ऑब्वियसली कम कर सकते, लेकिन द पॉइंट इज़ कि जो टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स हैं उनके लिए हम कुछ पैरामीटर्स कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है। और ऑब्वियसली अगर जेनेटिक टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्किंग में प्रोसेस में है
तो आई वुड सजेस्ट कि इट्स इन द स्टिल इन द प्रोसेस कि अच्छा। उस पर वर्क करें कि जीन्स को किस तरह मॉड्यूलेट किया जाए ताकि वो जो हार्मोन है वो डायरेक्टली उस खास एरिया पे इफेक्ट ना करे जो DHIT है, हमारे जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसको, उस वजह से वो जो बाल है वो वीक हो जाता है, लूज हो जाता है, ब्लड सप्लाई उसकी कम हो जाती है, अच्छा। तो उसकी न्यूट्रिशन कम होती है, तभी वो बाल टाइम के साथ साथ एक तो उसकी जो Thickness डेप्थ कम होती है। है, थिकनेस है, हाँ। उसकी डेप्थ है वो भी सुपरफिशियल आ जाता है। ओके। आपने नोट किया होगा जिनके बाल मोटे हैं पहले वो पतले होना स्टार्ट करते हाँ हैं, बिल्कुल ऐसे फिर वो गिरना स्टार्ट करते गिरने हैं। start दिस इज होता हाउ द प्रोसेस साइकिल वर्क्स। तो हर बाल का ना अपना एक साइकिल है। अच्छा। तो वो जो टेलोजन फेजेस हैं, कैटाजन फेजेस हैं, एनर्जन फेजेस हैं, तो अगर एनर्जन फेज में हम ले जाते हैं बालों को तो वो बहुत ग्रोथ फैक्टर्स में इफेक्ट करता है। उसके लिए क्या चीज़ है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि अच्छी सी सप्लीमेंटेशंस बहुत ज़रूरी हैं। और वो लोग पूछते हैं कि यार 20 साल में 25 साल में क्या सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है? हाँ। और आप ले सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अब बालों के बारे में कहा जाता है जी बायोटिन खाएं, जी। आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बायोटिन ही अच्छा है या और भी कोई सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए? सिंपल बायोटीन के ऊपर आप इक्तफा ना कीजिए, और मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। लेटेस्ट रिसर्च पेपर है कि विटामिन D3 का बहुत अच्छा रोल है। अच्छा। अगर आपका अच्छा विटामिन D3 लेवल थोड़ा सा कम है तो आप उसको ऑप्टिमम लेवल पे लेके आएँ। ओके। तो आप जब लेते हैं तो फिर बालों की हेल्थ वो बहुत अच्छी हो जाती है उसके साथ। ठीक है। तो विटामिन D3 का रोल है, सेलेनियम का रोल है, जिंक का रोल है, इवन कि विटामिन B12 का रोल है, इवन कि ये जो आपके गिलड होता है थायराइड्स जिसे कहते हैं, हाँ। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो आप वो ब्लड टेस्ट भी कराने बहुत ज़रूरी हैं। इवन कि आपका एनीमिया CBC कराएं, उसमें हीमोग्लोबिन लेवल चेक करें। बहुत सारे लोग ना हीमोग्लोबिन को एज ए पैरामीटर कंसिडर करते हैं। हीमोग्लोबिन इज़ नॉट अ बिग पैरामीटर। ओके। आप हेमाटोक्रिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसको आप हेमाटोक्रिट को आप टेस्ट कराएं, उस पर कंफर्म हो जाता है कि भी ये पेशेंट वाकई ही जो है ना इसका ब्लड HB लेवल कम है या नहीं है। अच्छा। अगर कम है, उसका लेवल नॉर्मल से, तो आप उसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें। ठीक है। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं आयरन की फॉर्म में, वो सप्लीमेंटेशन दें उनको, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा जी उसके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ कि एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास अच्छा। कि आप डॉक्टर साहब मेरा बाल हेयर फॉल हो रहा है, तो आप इसका इलाज तो कर दें। अच्छा। अब वो डॉक्टर तो इलाज करेगा जो उसकी समझ के मुताबिक है और जो उसने चीज़ें सीखी हैं, लेकिन क्या आप अपना पेशेंट जो घर वाला है, क्या वो अपनी बालों की हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं? हाँ। नहीं कर पाता। ठीक 20 से 21-25 साल की उम्र में आप मुझे बताएं, मैक्सिमम भी अगर 100 लोग हैं स्टूडेंट्स, उसमें से 60-70% तो बाइक यूज़ करें। हाँ जी बिल्कुल तो ऐसे ही, मैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बंदे बाइक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले बालों के ऊपर बंडेना रुमाल बांधें, फिर हेलमेट पहन के चलें। अच्छा। क्योंकि जो हेलमेट है इट गिव्स अ फ्रिक्शन ऑन द हेयर लाइन। जब वो हेयर लाइन में फ्रिक्शन देता है तो ये बाल रिसीड करता है बैक की तरफ से। अच्छा। उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि क्या मेरी डेफिशिएंसी से वजह हो रहा है या मेरी अपने पैरामीटर्स की वजह से चल रहा है। अच्छा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा फिर आप बालों को शैम्पू कैसे करें। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब शैम्पू से बाल गिरता है। शैम्पू से बाल तब गिरेगा जब आप उसकी अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल नहीं करते। इफ़ यू हैव अ गुड शैम्पूज इन योर हैंड, मेडिकेटेड शैम्पूज जो कि सल्फर फ्री हों और उसमें और बाकी जो चीज़ें हैं वो फ्लोराइड फ्री हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करें तो बाल बहुत अच्छे फ्लॉन्ट करते हैं। अच्छा, आजकल PRP और इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर। डॉक्टर्स एक्सोसोम ट्रीटमेंट भी आजकल चल रहा है। ये क्या ट्रीटमेंट्स है और उनका क्या फ़ायदा है हमारे बालों को? दिस इज़ वेरी हॉट टॉपिक अबाउट PRP एंड एक्सोसोम्स। हाँ। तो इसको हम एडवांस ट्रीटमेंट्स की तरफ चले जाएं फॉर द हेयर। ओके। तो मैं स्टार्ट करते हैं हम PRP से। तो PRP हर बंदा कर रहा है। PRP मैं जो करता हूँ वो दो तरह की है, एक सिंपल PRP है, एक कोलेजन PRP। उसमें हम नीडलिंग साथ कर रहे होते हैं। देन कम्स द कॉन्सेप्ट, उससे PRP का फ़ायदा क्या है। लोग समझते हैं डॉक्टर साहब क्या बाल इससे उगाएगा। हाँ। अगर आपका लेटेस्ट हेयर फॉल हो रहा है 1 महीने के अंदर अंदर और आपने PRP करा ली है सही जगह से और ओरिजिनल तरीके से कराया गया है, जेन्युइन तरीके से, बिकॉज बहुत से मार्केट में लोगों को PRP करने का तरीका भी नहीं मालूम। अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपको आई गारंटी यू कि वो बाल आपका गिरना बंद हो जाएगा 1 महीने में। 1 महीने के अंदर 100% आई गारंटेड। ठीक है। और 1 महीने में कितनी उन्हें पहले वो लेनी पड़ेंगे सेशंस? हम सजेस्ट करते हैं 3 to 6 सेशंस। हर महीने 1 सेशन लें, लेकिन फर्स्ट या 2 सेशंस में मेरे पेशेंट्स 2 सेशन में कंप्लीटली रिकवर करें। रिजल्ट्स आ रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन इज के हम आपको वर्ड यूज़ किया आपने एक्सोसोम्स का। हाँ। तो एक्सोसोम्स आर कमर्शियली अवेलेबल। आई डोंट थिंक सो कि अभी FDA अप्रूव्ड है या नहीं, बिकॉज है क्या एक्सोसोम्स? इट्स बेसिकली स्टेम सेल्स। अच्छा। ये जनरेट किए जाते हैं फ्रॉम द ह्यूमन से भी किए जा रहे हैं और नॉन ह्यूमैटिक में भी किए जा रहे हैं। अच्छा। तो वो आप उसमें स्टेम सेल जनरेट करें इन द फॉर्म ऑफ बिलियंस। तो आप उसको इंजेक्ट करते हैं इनटू द
स्कैल्प, लेकिन द पॉइंट इट्स अ कमर्शियल प्रोडक्ट। Okay. तो मैं एज अ सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, तो मैं क्या करता हूँ, आई डू अ सिंपल लाइपोसक्शन, पेट से तो 10 एक ml 20 ml फैट निकाल के, हमारे जो पेट, हम कहते हैं ना पेट में बहुत चर्बी है, चर्बी, दिस चर्बी इज फुल रिच ऑफ स्टेम सेल्स। ओह वाह वाह। ठीक है, आप 15 बिलियन स्टेम सेल देंगे, मैं आपको 35 या 60 बिलियन स्टेम सेल्स दूंगा उसके अंदर। अच्छा। तो वो जो आप उसमें फैट निकालते हैं 20 ml, उसको प्रोसेस कर लें, प्रोसेस करके हम स्टेम सेल निकालते हैं, उसको मिक्स करते हैं विद PRP के साथ, और वो मैं स्कैल्प में इंजेक्ट करता हूँ। उसका डबल फायदे हैं, एक तो गारंटी देते हैं कि बाल गिरना बंद होगा, ठीक है। नंबर 2, अगर रिसेंट हेयर फॉल हुआ तो नया बाल भी आ जाएगा उसके अंदर, और जो थिनिंग हो रही है बालों की, वो बाल भी थिक हो जाएगा। क्या बात है। ठीक है, उसके अलावा इसके पीछे वाले स्टेप के ऊपर, ये टॉप क्लास ट्रीटमेंट आपको बताइए जी, दुनिया जी, में स्टार्ट हाँ, होगी, हाँ। उससे नीचे है हेयर थ्रेड्स, उसे कॉलेजन थ्रेड्स कहते हैं। ओके वो थ्रेड्स हम डालते हैं वर्टेक्स एरिया, बैक वाले पार्ट के ऊपर, जहाँ पे थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके। वो थ्रेड्स है, 10 थ्रेड्स हैं, 20 थ्रेड्स हैं, वो आप डाल लें तो वो बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सारी ट्रीटमेंट्स के साथ साथ आपने पेशेंट को हाइजीनिक मेजर्स, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये 3 आपने बताए हैं प्रोसीजर्स, इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन सा है जो आपके जेब पर भारी ना पड़े? इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल PRP इज़ द बेस्ट वन। ओके। और अगर आपके पास कोई पॉकेट का इशू नहीं है तो गो फॉर अ टॉप लेडर, जिसमें आपको मैंने लाइपो की ऑप्शन दी है। अच्छा। अगर आप थोड़ा सा डरते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कमर्शियली बेस्ड बिलियन सेल्स आ रहे हैं ना, उससे बेहतर है कि आपको अपना सेफ्टी तो मिल रहा है। तो गो फॉर योर ओन प्रोडक्ट जो सेफ भी है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लेकिन है। इसके ये जो स्टेम सेल्स वाला है, जो हमारा अपना प्रोडक्ट है और हमारे अपने स्कैल्प पे लग रहा है, तो ये अराउंड कितने पैसे लगते हैं इसके? देखिए, मतलब कितना खर्चा आ जाता है इसके ऊपर? इसके खर्चा जो है ना, मिनिमम भी आप स्टार्ट करें ना, बीइंग एज अ सर्जन, तो मैं ये समझता हूँ कि हम 50,000 से लेके इसको 1.5 लाख तक लेके जा सकते हैं फॉर फॉर वन वन सेशन। एक सेशन की जरूरत है। ये एक सेशन में मुकम्मल हो जाता है Yes, only प्रोसीजर, one उसके बाद आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए, उसके बाद Results, आपका just ये wait and see. प्रोसीजर नहीं होगा दोबारा? नो नीड। ओके, This is very मतलब ये important. 50 से 1.5 लाख तक ये प्रोसीजर जा सकता देखिए, है। PRP भी आप तो करा रही है ना, 10,000 का PRP अच्छे हाँ, जगह, और कॉलेजन PRP वो 20,000 का है। आप 6 सेशन भी लें तो 1 लाख रुपए, तो आपको 1,20,000 तो हो गया। 20 हो गया। हाँ। तो आप रिपीटेटिवली हर मंथ आ रहे हैं मेरे पास, इस तरह मैं आपको एक सेशन में वो 150 में करके दे रहा हूँ। हाँ। तो दिस इज अ गुड थिंग, और वेरी एडवांस ठीक है। ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। वाह जी वाह। तो ये कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिसके थ्रू आप अपने बालों को बचा सकते हैं, उनकी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अपने आप को, अपने बालों को। तो हमारे साथ डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन मौजूद थे। डॉक्टर उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और गिविंग अस योर टाइम, और बड़ी अच्छी टिप्स आप हमें दे के जा रहे हैं कि किस तरह खासतौर पर मर्द हजरात कि उन्होंने अपने बालों का ख्याल किस तरह रखना है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ हेल्दी जो ना टिप्स लेनी है हमने, ख़ासतौर पर खाने पीने के हवाले से, और इसमें कोई शक नहीं है कि तवानाई इंसानी जिस्म की नहायत अहम ज़रूरत होती है, मगर सारा दिन काम काज के बाद ना इसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, और दुनिया भर में करोड़ों अफराद ना थकावट, सुस्ती, फटीक का शिकार रहते हैं और वक्त के साथ साथ अपनी सेहत भी ख़राब करते रहते हैं। दौरान काम आपके सांस के फूलने और उन जैसी दीगर परेशानियों में मुब्तला रहना, ये एक बड़ा कह लें कि अनफॉर्चुनेट काम होता जा रहा है। और ये दुरुस्त भी है कि दिन भर काम काज से हमारी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो से खोई हुई जो आपकी एनर्जी है वो उसको बहाल किया जा सकता है। इस मकसद के हसूल के लिए सबसे पहले तो आपको जो है ना, जितने भी आप बेवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे दूर रहना है। उनकी जगह आपने ऐसी ग़िज़ाओं को देना है जिनके इस्तेमाल से आप दिन भर एनर्जेटिक रह सके, एक्टिव रह सके। तो ऐसे कौन कौन से फूड ग्रुप्स हैं जो कि आपको एक्टिव रखते हैं, आपको एनर्जेटिक रखते हैं, और ऐसे कौन से फूड ग्रुप्स हैं जो आपको फटीक का शिकार बनाते हैं, आपको सुस्ती और काहली का शिकार बनाते हैं। इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए आयशा मलिक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आयशा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? आयशा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक।
तो आयशा, ये जैसे मैंने बात की कि आजकल बहुत से लोगों को फटीग हो रही है, कामकाज बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गया है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, या फिर हमारी जो डाइटरी पैटर्न्स है वो अजीबोगरीब हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फटीग का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। देयर आर सेवरल रीजंस एंड डिफरेंट रीजंस फॉर एवरीवन। आप हर किसी को देखें, एक चीज़ आपको बहुत कॉमन नज़र आएगी कि हम बहुत लेथार्जिक फील करते हैं और एनर्जी लैक कर रहे होते हैं, या उसमें बहुत ज़्यादा रीजंस आपको लोग मिलेंगे जिनको पता नहीं होता कि व्हाट इज़ द रीज़न। खा पी ठीक रहे होते हैं बज़ाहिर, बट दे आर स्टिल सॉर्ट ऑफ जैसे डेफिशिएंट, या उनको लग रहा होता है कि फुलफिलिंग फील नहीं कर रहे होते, सैटिस्फाइड फील नहीं कर रहे होते। उसमें बहुत ज़्यादा मुनीबा रोल डाइट का है समवॉट, जिसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत ज़्यादा एम्प्टी कैलोरीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे बेवरेजेस का आपने नाम लिया, उसमें सोडाज, ड्रिंक्स, अब वो कैलोरीज तो दे रहे हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन तो है नहीं, बट कैलोरीज बहुत ज़्यादा कैलोरिक डेंस हैं, लेकिन न्यूट्रिशन डेंस फूड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, जिसमें जंक्स हैं, बहुत ज़्यादा शुगर्स, ऑयल्स एंड दीगर अशिया का इस्तेमाल। उसमें हमारे यहाँ पे एक और जो प्रॉब्लम है दैट इज़ लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, कि हमें ये लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा काम करने से या बहुत ज़्यादा वर्जिश करने से एनर्जी कम होती है, जबकि इट्स ऑपोजिट। बहुत ज़्यादा बैठे रहने से आप देखें अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा सोता है, उसका जो स्लीप साइकिल है अगर वो एक्सटेंडेड होता चला जाए तो वो ही या शी स्टार्ट्स फीलिंग कि वो नींद उसकी वो और नींद शायद ले सकता है। ठीक है, अब अगर नींद 8 घंटे में पूरी हो रही है और वो 8 घंटे आपका 9 to, फॉर एग्जांपल आप रात को जल्दी सोएंगे, यू विल टेंड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए आपको मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि आप अपनी बॉडी को अगर आदत बना लेंगे न्यूट्रिशन के बजाय कैलोरी ज़्यादा देने की, तो आपकी बॉडी के सेल्स को आदत हो जाएगी कैलोरी ज़्यादा इस्तेमाल करने की। ठीक है, और आपकी बॉडी उस तरह से न्यूट्रिशनली फुलफिलिंग नहीं हो रही, हम उसको सिर्फ कैलोरीज देते चले जा रहे हैं। ठीक है, सो स्लीप साइकिल, योर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स एंड पैटर्न्स, दीज आर अ फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू पॉन्डर अपॉन एंड वर्क अपॉन। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको मीठी अशिया की बात की कि बहुत ज़्यादा शुगर्स, ऑयल्स का इस्तेमाल, अब हमें नज़र नहीं आ रहा होता वो चीनी, हम समझ रहे होते हैं शायद वो एक जो टेबल शुगर है वो शुगर है, और जो सॉल्ट टेबल सॉल्ट है वो सॉल्ट। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एम्प्टी कैलोरीज हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के जूसेस का इस्तेमाल। ठीक है, फ्रूट्स की जगह आप फ्रूट जूसेस पीना शुरू कर दें, और वो भी डब्बे के जूसेस पीना शुरू। प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल आप उस तरह से ना करें, क्योंकि एक तो वो फैटनिंग है, वेट गेन की तरफ आपको लेके जाएंगे। इसके अलावा ऐसे अमराज को लीड तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपने जैसे सुस्ती और काहिली की बात की कि बहुत ज़्यादा जो शुगरी आइटम्स को लेने से जब आपकी बॉडी बहुत एकदम से एनर्जेटिक फील करती है, दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर योर। ठीक है, आपकी इंसुलिन जो है ना वो एग्जैक्टली वो स्पाइक एकदम से होती है। उससे क्या होता है, अब जिस तरह एक और इसकी एग्जांपल ये है कि लॉन्ग फास्टिंग आवर्स के बाद जब एकदम से हम अपनी बॉडी को खाते हैं, रमजान में अक्सर ऐसी ये प्रैक्टिस होती है कि सर में दर्द शुरू हो जाती है, सर में दर्द शुरू जाती है और खाते ही ना दिल करता है बस सो जाएं, बिकॉज आपकी बॉडी को एकदम से एनर्जी मिली, और वो क्या होता है कि सुस्ती। सो यू कैन नाउ कनेक्ट द डॉट्स, यू नो, कि जैसे जैसे हम अपने खाने की रूटीन को ठीक करते जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, इफ यू हैव अनदर क्वेश्चन यू कैन आस्क, देन आई कैन साथ मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि ये तो चले होगी ना कि कौन कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, फटीग हो जाती है, सुस्ती काहली का शिकार हम हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे फूड ग्रुप्स भी होंगे जो हमें एक्टिव भी रखते हैं, जो सुपर फूड्स के नाम से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देते हैं और वो न्यूट्रिशन डेंस भी हैं और आपके लिए अच्छे भी हैं? अच्छा, देयर इज़ नो मैजिक फूड टू बी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट रादर आई वुड से अ मिथ, क्योंकि हर फूड, लाइक एवरी फूड वर्क्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल and on different people, and it varies and depends in person to person, individual to individual. जैसे कि
देखिए, आप जो चीज़ें रात को खाने वाली हैं, अगर आप उनका दिन में इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ एक जेनेरिक लगती है, लेकिन शायद इट वर्क्स फॉर यू बट इट डजंट वर्क फॉर मी, इट माइट नॉट, यू नो। कई लोग जैसे कहते हैं हमें रात में ये चीज़ दही सूट नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल, उनको सुबह में सूट करता है, मे बी मुझे रात में भी करता हो, सुबह में भी करता हो, सो इट्स डिफरेंट विद एवरीवन, एंड बीइंग अ डाइटिशियन आई हैव टू एक्चुअली यू नो वर्क डिफरेंटली, दैट इज़ वाई वी से कि हम कस्टमाइज्ड प्लान्स बनाते हैं, डाइट प्लान्स बनाते हैं। अच्छा, ऐसे कौन कौन से डेफिशिएंसीज हैं, मतलब हमें ख़वातीन में ख़ास तौर पर अनीमिया भी देखा जाता है, विटामिन डी की कमी भी देखी जाती है, कैल्शियम की कमी भी देखी जाती है, क्या इस तरह की कोई डेफिशिएंसीज भी आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी कर देती हैं या फटीग कर देती हैं? यू दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज देखें कॉम्बिनेशंस की, जैसे मैंने बात की, कॉम्बिनेशंस ठीक ना होने से भी ऐसा होता है। आपने अक्सर देखा होगा दिन की शुरुआत चाय से करना इतना गलत नहीं है जितना उसको बनाया जाता है। गलत कब होता है कि जब चाय के साथ हम फ्रूट खा रहे हैं, कॉम्बिनेशन गलत हो गया। अच्छा। आप चाय अगर पी रहे हैं एज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, दैट इज नॉट रॉन्ग। आपको बहुत कम डाइटिशियंस ऐसा कहते हुए मिलेंगे, वरना ये कहा जाता है मैदे पे ऐसे कर देगी, जाके कोई बम गिर जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर आप एक कप चाय का रोज की बुनियाद पे पी लेते हैं, मगर वक्फा दे रहे हैं नेक्स्ट मील में, यानी अगर चाय आप 7 बजे पी रहे हैं तो 7:30 बजे 8 बजे अपना खाना खाएं, नाश्ता करें, ठीक है। अब चाय के साथ ही आपने 1 कप दूध का पी लिया, ना वो कैल्शियम को जज्ब होने देगा, ना आपने चाय के अंदर जो दूध गया उसकी अफादियत ली। सो कॉम्बिनेशंस बिल्कुल मैटर करते हैं कि विटामिन सी आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब एट द सेम टाइम आयरन कैल्शियम के साथ एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। सो दूध के साथ आप इस किस्म की कोई चीज़ जिसमें आयरन है, आप दूध का कप पी रहे हैं तो सालन खाने के फौरन बाद ना पिएं। जैसे कि गोश्त का आप सालन, शोरबा है, कुछ भी ऐसा जिसमें गोश्त है, गोश्त में आयरन होता है, ठीक है, हीम आयरन है, एनिमल सोर्सेज से मिलता है, विटामिन B12 है। अब कोई भी ऐसी चीज़ जो इसमें अगर आगे ऐसा कोई फैक्टर है जो हिंडर करेगा उसकी एब्जॉर्प्शन में, उसके जज्ब होने में, वो जैसे कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, विटामिन डी को हिंडर करने के कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन जिसकी टेक्निकलिटीज में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन या मेक यू अंडरस्टैंड, या एनीवन हु इज अ लेमैन जिसको इस तरह की टर्म्स का नहीं पता, उसकी एक सिंपल उसके नॉलेज के लिए कि प्लेन चीज़ यही है कि आप चीज़ों के कॉम्बिनेशंस को ठीक रखें। सालन के वक्त सालन, रोटी के वक्त रोटी, उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वंस इन अ ब्लू मून या ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, ठीक लेकिन है, कम करें, लेकिन शुगर को उसके साथ इस्तेमाल ना करें जहाँ पे आपको पता है कि यू नो यू आर ऑलरेडी ऑन अ बॉर्डर लाइन ऑफ समथिंग। सो बिल्कुल ठीक बात है कि अनीमिक खवातीन को वैसे ही गोश्त का और इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन उसके साथ विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, एब्जॉर्प्शन ठीक रहेगी। विटामिन सी का मतलब ये नहीं है कि आप जाके कोई दवाइयों के पत्ते लेके आएंगे, लेमन इस्तेमाल कर लें आप, बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, जो भी मौसमी, गुआवा में बहुत अच्छा आयरन है आजकल, गुआवा, सो यू नो दीज आर अ फ्यू लिटिल टिप्स। ठीक है कि आप अपने कॉम्बिनेशंस को बेहतर करके जो है अपनी डेफिशिएंसीज यहाँ पर अपनी न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ आयशा खालिद मौजूद थी। आयशा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और हम बात कर रहे थे कौन कौन सी ऐसी फूड है या कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको एक्टिव रखती हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं जो आपको कहीं ना कहीं फटीग का भी शिकार बनाती हैं। और मज़ीद कुछ जनाब लाहौर शहर के हवाले से ही बात कर लेते हैं। अवाम के लिए ना सहूलत समझे जाने वाली मेट्रो बस को एक साल के दौरान 28 हादसात पेश आए हैं और इन हादसात ने राह ड्राइवर्स की काबिलियत को मशकूक बनाया है। वहीं जो ये कंपनी है ना, उसकी नाकिस प्लानिंग को भी आश्कार किया है। हर हादसे के बाद एक इंक्वायरी शुरू करने का ऐलान होता है, लेकिन किसी एक भी इंक्वायरी को मंजर आम पर नहीं लाया गया और इससे ये साबित किया गया है कि जनाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी शायद हक़ाइक़ छुपाना चाहती है। हर बार हमने देखा है कि हादसे का शिकार होने वाली बस को मेट्रो बस डिपो में खड़ा कर दिया जाता है और मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली टोटल जो बसेस थी उनकी तादाद 64 है और जिसमें से 23 बसें तकनीकी और हादसात के नतीजे में ग्राउंड कर दी गई हैं। तो यूँ शादरा से गजुमता तक मेट्रो ट्रैक पर महाना औसतन 2 हादसात रूनुमा होते हैं और हर हादसे के बाद जो मैस ट्रांजिट अथॉरिटी है उससे इंक्वायरी में ड्राइवर्स की गफलत का बहाना बनाकर इंक्वायरीज़ को दबा दिया जाता है। ये वजह क्या है? क्या वाकई ड्राइवर्स की गफलत होती है या पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बसेस के अंदर जिसको मेंटेन अच्छे तरीके से नहीं किया जाता, उनकी मेंटेनेंस सही नहीं की जाती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें सामना करना पड़ रहा है और जिसको आवाम की सवारी कहा जाता है वो क्या
वाकई अवाम की सवारी है वो सहूलियात अवाम को मुहैया की जा रही हैं? इस पर बात करने के लिए ज़ैनुल आबदीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, अवाम की सहूलत के लिए जो मेट्रो बसेस या एक नेटवर्क बिछाया गया था पूरे लाहौर में, क्या बेचारी का हाल हो गया है? मैं तो कहती हूँ बैसाखियों पर भी नहीं चल रही है। वो आप जिस तरह फरमा रही थी अभी कि वो ड्राइवर्स की गफलत है, हाँ। या मास ट्रांजिट अथॉरिटी की गफलत है, महकमा ट्रांसपोर्ट की गफलत है, इन तमाम गफलत को अगर एक जगह पे यकजा कर लेना तो आपको गफलत इसमें नज़र आएगी गवर्नमेंट की, क्योंकि अच्छा। गवर्नमेंट की ये तरजीहात में अब शामिल नहीं है। 5 अब साल शामिल नहीं है, ये अब भी तो उन्हीं का वो कह ले के मंसूबा है, उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनकी तरजीहात में शामिल क्यों नहीं है? देखें जी, कहा जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हाँ जी। अगर उनकी तरजीहात में ये मेट्रो बस होती तो ये जो इतना अरसा टाइम पीरियड मौजूदा नौ मुंतखब पंजाब हुकूमत का था, इसमें मेट्रो बस को बेहतर बनाने के लिए खातर खा इकदाम तो किए जाते। एटलीस्ट जो फ्लीट है, जिस तरह अभी आप फरमा रही थी कि 23 बसें अभी मेट्रो बस डिपो में खड़ी हैं, तो आप वो तमाम बसों की तकनीकी खराबियां दूर करके उनको कम से कम ट्रैक के ऊपर तो ले आते। हाँ। ये वो तमाम मफरूज़ा जात हैं जिनको बुनियाद बनाकर मैंने कहा है कि हुकूमत की तरजीहात में ये शामिल नहीं है। इनफैक्ट महकमा ट्रांसपोर्ट और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इस मामले के ऊपर 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि साबिक हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, मेट्रो बस का बुरा हाल हो चुका है, जो उसका ट्रैक है उस पर कारपेट होने वाली है, ठेका ठीक नहीं दिया गया, अच्छा। नाकस बसें मंगवाई गई। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट इसका इतराफ़ करते चलिए, हैं। ठेके पे आपने बात की है, तो इनका क्या मुआहिदा रिन्यू हुआ है या अभी तक कोई नहीं हुआ है रिन्यू? देखें जी, बुज़दार दौरे इक़्तिदार में ये जो नई मेट्रो बसें आपको लाल बसें नज़र आ रही हैं, वीडा कंपनी की, ये तब मुआहिदा किया गया था। उसके बाद इसकी जो वैलिडिटी है उसमें अभी 2 साल मजीद पड़े हैं। अच्छा। लेकिन इस मुआहिदे के ऊपर जो मौजूदा हुकूमत है मरियम नवाज की, उन्होंने क्वेश्चन मार्क रेज किया है कि इसमें जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया, जो PC1 में वज़ा करदा बसें थी कि वो इस क्वालिफिकेशन की होंगी या ये उसके ISOs होंगे, उसके मुताबिक नहीं मंगवाई गई, जिसकी वजह से ये तमाम तर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवर्स की ना अहली है, लकूनास कहाँ पर हैं, और जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स बनाई जाती है जब एक हादसा पेश आता है मेट्रो बसेस की अगर बात कर लीजिए, तो इंक्वायरी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आती भी हैं या उनको दबा दिया जाता है? अच्छा, ये जब से मेट्रो बस फाल हुई वो तो अपनी जगह पे, सिर्फ 1 साल की अभी बात कर लें जिसकी आपने निशानदेही की। 1 साल के दौरान जितने भी हादसात हुए, किसी भी हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई गई। 28 हादसात हुए हैं, हाँ, किसी की भी नहीं आई है? किसी एक की भी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई गई। हत्ता के कुछ इस तरह के हादसात रूनुमा हुए कि मेट्रो बस कज़ाफ़ी स्टेशन के पास थी और उसके अंदर जो सिलेंडर था वो उसकी गैस लीकेज होगी। आखिरकार जो अंदर मुसाफिर मौजूद थे उन्होंने शीशा तोड़ा, तो फिर उसके बाद वो उनको कोई सेफ एग्जिट मिल सका। इसी तरह ये जो लोअर माल स्टेशन है, सेक्रेटेरिएट स्टेशन है मेट्रो बस का, यहाँ पे बस चलती आ रही है और वो आग के स्टेशन के साथ टकरा जाती है, जिसमें ख़वातीन भी ज़ख्मी होती हैं, फिर उसके बाद उनको म्यू हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। असल में कंपनी क्या करती है कि हर दफ़ा जो नेग्लिजेंस है, जो गफलत है, वो ड्राइवर के ऊपर डाल दी जाती है। बसों को बचा लिया जाता है। बसों, आप देखें कि महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की ही एक अथॉरिटी है, मास ट्रांजिट अथॉरिटी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब पूरे पंजाब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करता है। जो अपनी गाड़ी है उसके तो आज तक नहीं है, फिटनेस चेक नहीं की। तो मेरा ख्याल है बड़ा आसान है ना फिर ड्राइवर्स पर कोई चीज़ डाल देना या इल्ज़ाम लगा देना। बुनियादी तौर पे तो सिर्फ ये मिट्टी पाव पॉलिसी पर काम करना चाहते हैं ना, कि मिट्टी डाल दी और मामला दब गया। बात ये है कि महकमा ट्रांसपोर्ट से को पूछे कि आज तक आपने मेट्रो बस जो चल रही है इसके फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए हैं? क्या आपने चेक किया है कि इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है, हाँ, क्या वो स्मोक का बायस नहीं बन रहा? हर हफ्ते बाद, क्वार्टरली, मंथली एक रिपोर्ट आप जारी कर देते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट वाले कि हमने पंजाब भर में
50 लाख रुपए जुर्माने कर दिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को। भाई आपकी अपनी मेट्रो बसें और स्पीडो बसें धुआं छोड़ रही हैं, हाँ। उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? क्या उनके जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने रिजॉल्व किया? इनफैक्ट जो इस वक्त मरीम नवाज़ की हुकूमत में अब तक का दौरानिया उसमें महकमा ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी को परखा जाए, अच्छा। तो इनके पास बातों के अलावा और ऐलानात के अलावा कुछ भी नहीं है बताने के लिए। आप महकमा ट्रांसपोर्ट से उनकी कारकर्दगी पूछें, वो आपको बताएंगे हम बस इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाले हैं, हमने इतने के चलान कर दिए। सालों से कह रहे हैं वो, आज तक ये किरायानामा तो जारी कर नहीं सके। हाँ। वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है, किराए जो है ना वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, कमी होती नहीं है। देखें ना, ये महकमा ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी है। दूसरी तरफ फिर शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, उसके ऊपर ख्याल करने की ज़रूरत है। मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि 121 रूट्स अभी तक गैर फाल हैं। उन 121 रूट के ऊपर रोज़ाना 15 से 20 लाख मुसाफिर हैं जिनको आप सफरी सहूलियात फराहम नहीं कर रहे। आप रोज़ाना की बुनियाद पे गवर्नमेंट आगाही चलाती रहे कि भाई पूल की गाड़ी इस्तेमाल करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, स्मोक में कमी आएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे तो उसके बाद वो अच्छा। स्मोक में कमी आएगी। चलिए, जितनी अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कितने लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इसके ऊपर सफ़र करते हैं? इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे जो अहम चीज़ है हमारे पास वो है मोटरसाइकिल रिक्शा। इसके अलावा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। मैं ये वाली ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हूँ, मैं पब्लिक रिक्शा की बात नहीं कर रही। ये वाली मुझे बताएं। देखें जी, इसके ऊपर कितना लोग जो है ना वो कितनी तादाद होती है उनकी? देखें, सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा सफर करने वाली जो आप बता रही हैं, हाँ। मेट्रो बस शादरा से लेके गजुमत्ता तक अभी तक सबसे ज्यादा मुसाफिरों का पोटेंशियल देखा गया है। और जो रिकॉर्ड है वो ये है कि 2 लाख लोग औसतन रोज मेट्रो बस में सफर करते हैं। अच्छा। अगर ये 64 की 64 बसें ट्रैक के ऊपर लाई जाए तो अब 1/3 बसें तो डिपो में खड़ी हैं। इसका और मतलब 41 जो है ना वो ऑपरेशनल है। हाँ, वो बाकी जो है वो ऑपरेशनल है। हाँ। अब आप देखें कि अगर 1/3 बसें इस ट्रैक के ऊपर नहीं आ रही तो इसका मतलब है 2 लाख का जो 1/3 है वो मुसाफिर भी सफ़र नहीं कर रहे। मतलब 70,000 लोगों को तो आपने मेट्रो बस से ही सफरी सहूलत उस वक्त छीन ली जब आप पूरा ट्रैक बेयारो मददगार कर दिया उन्हें। दूसरा जो लाहौर का बड़ा मेगा प्रोजेक्ट और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन। हाँ। ऑरेंज लाइन ट्रेन आज तक मुकम्मल मुसाफिरों के साथ, जो कि उसका टारगेट रखा गया था 2.5 लाख मुसाफिर रोजाना उसमें सफर करेंगे, किसी एक भी दिन 2.5 लाख मुसाफिर सफर उसमें नहीं कर सके। उसकी बुनियादी वजह कि अली टाउन से लेके डेरा गुजरा तक जो सारा ये ट्रैक बनता है, जिसमें मुल्तान रोड का इलाका है, फिर जीटी रोड का इलाका है, उसके साथ आप जो चिंची रिक्शा है, मोटरसाइकिल रिक्शा, उसको तो आप आज तक बंद नहीं करवा सके। जब आप उस मोटरसाइकिल रिक्शे को बंद नहीं करवाएंगे, अल्टीमेटली लोग प्रीफर करेंगे कि हम वो ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप उसको भी फाल नहीं बना सके। बुनियादी तौर पे प्रोजेक्ट को बना देना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि लाहौर में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। मज़ीद पर्पल लाइन, ब्लू लाइन की ज़रूरत है, उसको भी बनाना चाहिए। लेकिन इसको कामयाब बनाने के लिए कोई ऐसी अप्रोच भी तो लानी पड़ेगी ना जिसके ज़रिए मुसाफिर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। मंसूबे को कामयाब बनाना, नाकाम बनाना दोनों हुकूमत के हाथ में। ऑब्वियसली जी, इसमें मेन स्टेक होल्डर तो हुकूमत है। और फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ से आप ये मॉडल लेके आते हैं मास ट्रांजिट का, वहाँ पर भी आप देखें तो ये जितने भी मॉडल हैं, मतलब ये जो मेरी लास्ट महकमा ट्रांसपोर्ट में बात हुई रिगार्डिंग ब्लू लाइन, पर्पल लाइन, तो वो टर्की का मॉडल और चाइना का मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं। तो तब भी ये महकमा ट्रांसपोर्ट का भी इसमें यही मौक़िफ़ है कि इनको चलाने के लिए ज़्यादा जो तवज्जो है वो हमें मबजूल करना पड़ेगी। अच्छा, देखें, फिर मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जब एक ऑरेंज लाइन चल गई, उसके बाद उस पर मुसाफिरों को अट्रैक्ट करवाना भी गवर्नमेंट का काम है। जब आपने मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात किसी भी ट्रांजिट में फराहम कर दी हैं, लोग ऑटोमेटिकली उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। एक शख्स जो कि मेट्रो बस में बैठा है शादरा से गजुमत्ता जाने के लिए, गर्मी का मौसम है, रास्ते में उस बस में एसी नहीं चल रहा, तो वो किस तरह उसमें दोबारा ट्रैवल करेगा। एक शख्स गर्मी के मौसम में मेट्रो बस के स्टेशन पे पहुंचा है, वहाँ पे कूलर में ठंडा पानी नहीं आ रहा या पानी मुयसर नहीं है, तो वो किस तरह आपकी इस सहूलत को अडॉप्ट करेगा। जब कोई मुसाफिर मेट्रो बस में
सफ़र करने के लिए स्टेशन पे पहुंचेगा और वहाँ पे बैरियर उसके कार्ड से या उसके पास जो टोकन है उससे ओपन नहीं होगा, वो दरमियान में हैजर्ड आ गई, अच्छा। तो वो किस तरह आपकी मेट्रो बस में सफ़र करेगा? सही। इसका मतलब है कि स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों की किसी भी ट्रांजिट के ऊपर अप्रोच को आसान बनाया जाए। अच्छा, सहूलियात नहीं दी जा रही लेकिन किराए इसके भी बढ़ा दिए जाते हैं। वो तो सर, वो तो आवाम के ऊपर बोझ इन्होंने डालना ही डालना है ना, वो तो हर सूरत में। अच्छा, किराए बढ़ाने के बाद भी मास ट्रांजिट अथॉरिटी है वो रोती रहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। रिसेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर आए महकमा अच्छा। खजाना के और मास ट्रांजिट अथॉरिटी की लड़ाई के, जो इस वक्त मेट्रो ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस में तलबा, मजदूर अफराद और सीनियर सिटीज़न को जो मुफ्त सफरी हाँ जी, सहूलियात हाँ फराहम जी। की जा रही हैं, उसके ऊपर महकमा खजाना मास ट्रांजिट अथॉरिटी को जवाब देता है कि भाई पैसे गए ने मुक। अच्छा, हाँ जी, अब आप अपने जो किराए हैं उसको बढ़ाएं, अपनी आमदन को बढ़ाएं। इस सर्दियों की छुट्टियों के बाद हमारी तरफ नहीं अपनी आंखें लगाने के लाएं जी हमें पैसे दें, हमने ट्रांजिट चलाना है। और ये मैं नहीं कह रहा, कागजात कह रहे हैं और बड़े बड़े सख्त अल्फाज। अच्छा, महकमा खजाना जो है वो कह रहा है, वो कह रहा मैस ट्रांजिट कि हाँ, कि अथॉरिटी भाई को, हमारे सही। पास पैसे पूसे अब कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करते हैं उसके बाद आप हमें हमारी तरफ। लेकिन ये ऐलान भी तो हुकूमत ने किया है ना। सर यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि इन लोगों को फ्री सफरी सहूलियात दे। हुकूमत ने जो ऐलान किया उसकी कोई ऐसी फिजिबिलिटी बना ले, उसका कोई ऐसा नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन बना ले कि आमदन आना शुरू हो जाए, हाँ। ताकि इस तरह के जो मामलात हैं वो देखने ही ना पड़े। देखिए, हुकूमत ऐलान कर देती है, उसके बाद उसके पीछे को प्लानिंग नहीं होती, उसके बाद इस तरह की इस लड़ाइयाँ तरह के शुरू। प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ। तो इनफैक्ट देखा जाए तो मास ट्रांजिट सिस्टम जो लाहौर का है वो मुआशी तौर पे, माली तौर पे और इंतज़ामी तौर पे शदीद परेशानी का शिकार है और हुकूमत को ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये मज़ीद इसमें खराबी दर खराबी पैदा होती जाएगी। और ये जो एक एक करके जो 41 बसेस चल रही हैं इनमें भी मज़ीद टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती जाएंगी और एक एक करके ये डिपो में खड़ी होती जाएंगी। और एट दी एंड क्या होगा कि जनाब हमें अपनी मदद आपके तहत अपनी जो है ना वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अपनी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती जाएगी और जो फ़ज़ाई आलूदगी जिसके बारे में बात की जाती है हुकूमत की तरफ से भी, बाकी इदारों की तरफ से भी, उसमें भी खासा जो है ना इजाफा हो जाएगा। तो इस हवाले से अगर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगी तो ये तमाम तर जो कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स हैं ये भी हल हो जाएंगे। तो हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। ज़ैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और मेट्रो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदानों के हवाले से। तो खवातीन ने पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त देकर शानदार आगाज़ किया, लेकिन कल के मैच में रिवायती हरीफ भारत से शिकस्त का सामना करना पड़ा हमें। खैर जनाब कोई बात नहीं, हार और जीत होती रहती है। अभी कम बैक के लिए मज़ीद मैच की दुआ है कि ख़वातीन हमारी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले टेस्ट मैच की। और पाकिस्तान की जानिब से मायूस कुन आगाज़ हो चुका है, बैटिंग जारी है जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पा रहे थे। तो क्या सूरत हाल बनने वाली है कि जनाब एक तरफ वुमेन्स की जो टीम है हमारी वो खेल रही है, दूसरी तरफ हमारे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर मुल्तान में ये जो टेस्ट मैच है शुरू हो चुका है। तो हमारी हाई होप्स हैं कि क्या होने वाला है और मेरी एक्साइटमेंट से आपको पता चल ही गया है। तो इसके ऊपर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए काशिफ भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या होने वाला है। काशिफ साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, फाइन, थैंक यू। काशिफ साहब सबसे पहले ख़वातीन के मैच के वाले से बात कर लेते हैं। आगाज़ बड़ा अच्छा उन्होंने किया, श्रीलंका को शिकस्त दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत से हम ज़रा हार गए, शिकस्त हमें खानी पड़ी। तो क्या कहेंगे, कहाँ गलतियाँ की हमने? नहीं, एक्चुअली जो पाकिस्तान वुमेन टीम का जो वर्ल्ड कप था बांग्लादेश में होना था, हाँ और जी। इसको फिर उनके हालात की वजह से यूएई में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे पाकिस्तान का पहला मैच था शारजाह में
वहाँ पे लो बाउंस था, स्पिन ट्रैक था, जो पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर्स थे, पाकिस्तान के फेवर में गया। और स्पिनर्स ने, ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान अच्छा खेला, श्रीलंका इतना बुरा खेली कि पाकिस्तान को सारी चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में गई। और दूसरा अगर और पाकिस्तान को जीत मिल गई, अच्छी बात है, अच्छा स्टार्ट हो गया, अच्छा आगाज़ हो गया। लेकिन असल वर्ल्ड कप पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का मैच ही होता है। लेकिन वहाँ पे क्लियर नज़र आ गया कि दोनों टीमों में डिफरेंस था फिटनेस का। अच्छा, बैटिंग बॉलिंग का कोई डिफरेंस नहीं था, फिटनेस का हाँ, इट्स ऑल अबाउट फिटनेस। जब ये पहले 20 ओवर फील्डिंग कर लेती हैं, इनसे सर्कल क्लियर नहीं होता। जब पहले लंबी बैटिंग कर लेती हैं, उसके बाद ये फील्डिंग में ऐसे चल रही होती हैं जैसे बारात छुआरे लुट रहे हैं, वो वाला हिसाब है। अब उसमें सारा डिफरेंस, पूरी दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, आपको पता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। दूसरा तीसरा वर्ल्ड कप है, अभी साउथ अफ्रीका हमसे होम सीरीज़ खेल के गई, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ होम सीरीज़ हमसे खेल के गई है। और आपको पता लग गया, आपने शुरू तो किया कि माइयों से जान छुड़ाना शुरू कर दी, यानी कि आपने एक पाकिस्तान के कैप्टन, कोई उसकी बैटिंग में नहीं है, लेकिन वो इधर एक बच्चे को फीड करा रही है, उसके बाद बैटिंग करने जा रही है। आई मीन ऐसे पाकिस्तान, ऐसे तो नहीं ना अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते आप 1 साल की लीग पे चले जाएं, दोबारा आ जाएं। आप इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल रही हैं दुबई में, दोबारा जी ब्रेक में गई है जी, शी हैज़ टू फीड। अच्छा, हाँ, तो ये तो नहीं ना पाकिस्तान को आप इतने लाड लें। उसके बाद सेकेंडली चलो वहाँ से सबक सीखा, 3-4 को निकाल दिया गया। अभी पाकिस्तान में 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको अभी, वैसे मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर दूँ, अभी 5 लड़कियों का आखिरी वर्ल्ड कप है। स्ट्रेट अवे, अगर वो सुन रही हैं तो उनको पहले बता दें, 5 लड़कियां 5 जो खेल रही हैं इस वक्त, जो अभी करंट टीम में साथ गई हुई हैं, उनका जो आखिरी वर्ल्ड कप है। अच्छा, मतलब वो वापस आएंगी तो ना, आना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो हालात चल रहे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक बंदा या बंदी चाहिए, तो किस पे डालना है जी। अब ये एक तो फिटनेस मैंने बता दिया, दूसरा अब ओवर एज प्लेयर जो है ना, जिसमें जिसने निदा डार थी, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। हाँ जी, और को विद इन आई मीन घर बैठे पर उसको मैसेज आ गया तुम कप्तान नहीं हो, हमने फातिमा को कप्तान बना दिया, यंगस्टर लड़की को कप्तान बना दिया। अच्छा था, लेकिन तरीका पाकिस्तानी, टिपिकल पाकिस्तानी तरीका था। तो वो अभी 38 की हो गई हैं, आलिया रियाज 37 की हो गई हैं, इरम बाहर बैठी हैं वो 36 की हो गई हैं। तो पाकिस्तान इंडिया में डिफरेंस आपको नज़र आ गया एज का। उनकी कप्तान का, पाकिस्तान कप्तान का फिटनेस लेवल देखें, शी स्टिल स्लिम, शी नोज हाउ टू। पाकिस्तान में वो बॉल से पहले पहुंच जाती हैं, पाकिस्तान की जब बाउंड्री को टच होता है फिर ये बॉल तक रीच करती हैं। तो सारा प्रॉब्लम है फिटनेस का है। मेरे ख्याल से जब तक फिटनेस इश्यूज रहेंगे कभी भी, और यहाँ पे पाकिस्तान जो कोचेज़ हैं उनको ज़रूरत है समझने की, सोचने की कि वुमेन के मसल्स का और मेन के मसल का ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तुम टेस्ट मैच शुरू हो गया है तो क्या आपको लगता है आगाज ही गलत किया हमने बैटिंग करके? बैटिंग टीम का प्लान होएगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा सा एनालिसिस क्या है ना, आप तो तज्जियाकार बैठे हुए हैं। हम तो 350, अगर पाकिस्तान की जो टीम है ना करण, ये 350 की है। 350 रन कर ले, उसके ऊपर जितना करेगा बोनस है। अच्छा, लेकिन अभी पाकिस्तान का आते ही कोलैप्स हो गया। साइम मजूब T20 वनडे का आउट क्लास प्लेयर है, उसको टेस्ट में क्यों घुसाया हुआ है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको रेड बॉल में उसको तो वो तो स्ट्रोक प्लेयर है, आते ही आउट हो गया ना। क्योंकि ये वो क्रिकेट नहीं है कि ये ऐसे, अब तो सारे बैट मैन टू मैन डिस्कस होती है, इसका ये फॉल्ट है, यहाँ पे कमजोर है, यहाँ पे है। तो अब्दुल्ला शफीक क्यों आउट हो रहे हैं जल्दी, वो इसलिए कि एक्सपोज हो गए हैं, उन पे होमवर्क किया दूसरी टीम के कोचेज ने, एनालिस्ट ने बैठ के कि भाई ये यहाँ पे इसका यहाँ पे फ्लॉ है, यहाँ पे ये गिरता है, यहाँ पे ये ठीक होता है, इसको यहाँ बॉल लेंगे ना, इसको ट्रैप कर देना। अब्दुल्ला शफीक 200 करने वाला प्लेयर, श्रीलंका में 200 करके आया, यहाँ पे बांग्लादेश जैसे कोच ने उसको ट्रैप कर लिया। वो किस लिए कि मुश्ताक अहमद साहब हमारे जो कोच थे वो बांग्लादेश के बॉलिंग कोच हो गए थे। ये सबसे बड़ी बात है कि मुखबरियां अंदरों हो गई हैं। अच्छा, ये बड़ी फर्क पड़ता है ना। इन मौलवियों को अल्लाह ताला हिदायत दे, जब इनका दिल करता है ज़ाहिर घर चले जाते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो ये अपने मुल्क में आ जाते हैं, तो जिसका मतलब अपने घर की चीज़ें आप बता रहे हैं ना, फॉर द सेक ऑफ मनी। तो ये चीज़ें में बड़ी 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 इसे गहरी चीज़ें हैं कि इनको ख्याल करना चाहिए कि भाई अपने मुल्क के अगेंस्ट आप कैसे कोच आ सकते हो। अपने मुल्क में रहो, अगर आपको असाइनमेंट नहीं मिली तो रेस्ट करो, अपने घर में रहो, अपने बीवी बच्चों को टाइम दो। ये तो कई लोग ऐसे मौलवी घर जाते तो कहते हैं कौन है जी तेरा अब्बा है, इन्हीं के साल घर ही नहीं आते, इनके हर वक्त बिजी हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने घर में ही ऐसे लोग हैं कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर करंट सिचुएशन देखी जाए, बाबर आजम वही चौथे नंबर पे बाबर आ चुका है, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और साइम मजूब हमारे 3 ओपनर। सबको पता है कि उसका जो प्लान है, उनके पास उनके पास एक डेब्यू खेल रहा है, उनके पास 2 स्पिनर इस टीम में, इस प्लेइंग 11 में उन्होंने किए हैं। और पाकिस्तान के पास एक अबरार के साथ अब चले गए, सलमान अली आगा पार्ट टाइम स्पिनर है, उसको दिल किया तो उसको 40 ओवर करवा देते हैं, जिसको बाबर आजम ने उसके पूरे एक साल में 40 ओवर करवाए थे, तो शान ने बांग्लादेश के लिए उसको 40 ओवर्स करवा दिए। तो यहाँ से फर्क पड़ता है कि आपके पास अपनी प्लानिंग क्या है और आप अपने माइंड से क्या चल रहे हैं या किसी के माइंड के थ्रू आप चल रहे हैं। अच्छा, मुझे काशिफ बताइए कि इस टेस्ट मैच में, इस टेस्ट सीरीज़ में ख़ास तौर पर कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जिनको नहीं होना चाहिए था, जो कि इस मैच के लिए नहीं थे, इस सीरीज़ के लिए नहीं थे, और किन को होना चाहिए था? लेकिन यहाँ पे कहूँगा जो खेल रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है।
नहीं नहीं लेकिन मैं ये आप वैसे मतलब सीरीज टू सीरीज भी वेरी करता है ना, आप सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। यहाँ पे जो खेल रहे हैं बैटिंग लाइनअप बेहतरीन है, जबरदस्त है। ठीक है। यहाँ पे उसामा मीर को मस्ट होना चाहिए था, राइट आर्म लेग स्पिनर। गोरा हमेशा राइट आर्म लेग स्पिनर से चलता है, अच्छा ही उसको हमेशा प्रॉब्लम हुई है। तो आप कैसे, अब 40 साल से 50 साल से पाकिस्तान क्रिकेट हो रही है, आज तक कभी हम टेस्ट मैच में लेग स्पिनर के अगेंस्ट नहीं गए। ठीक है। अब्दुल कादिर से लेके मुश्ताक अहमद लेने बड़े लेग स्पिनर आए, यासिर शाह ने 250 विकेटें ले ली, और अब एक साल से हम बगैर लेग स्पिनर के जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसामा मीर ने परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस करी जा रहा है, और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी है, आई मीन घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, उससे काम ले लो। वो खुद कह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ, मुझे खिलाएं। तो उसामा मीर का होना बहुत ज़रूरी था इस प्लेइंग 11 में, ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाता। उसके बगैर अब क्या हो जाएगा, अब पाकिस्तान यहाँ पे 250 पे आउट हो जाएगी, तो इंग्लैंड का जो गेम प्लान है, उनका जो रूट है, उसके जितने टोटल रन है पूरी पाकिस्तान टीम के उतने रन नहीं है, उसके 10,000 रन है, और पाकिस्तान की पूरी टीम के इतने रन नहीं होने। ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। वो सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन से चलते हैं, हमारे सिर्फ चलते हैं कि लेकिन कल चलिए की होना हमने है। ये तो सोचा ना कि किसी और जगह पे जाके जब ये लोग खेल रहे होते हैं, एक पिच का भी एक प्रेशर होता है, ग्राउंड का प्रेशर होता है, एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है, माहौल का प्रेशर होता है। अपनी सरजमीन है, अपना घर है, अपना माहौल है जिसका आप ऑलरेडी क्लाइमेटाइज हुए होते हैं, सारा कुछ आपको पता होता है, फिर भी आप इस तरह नहीं यूज्ड टू क्यों नहीं हो पाते? नहीं, आई मीन प्रोफेशनल हाईली पेड पीपल, हाईली स्किल्ड पीपल, इनके लिए क्या प्रेशर? पहली दफा छुड़ने का के पहली दफा खेलने लगे। आई मीन होम ग्राउंड हो, जहां मर्जी हो, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दे हैव टू परफॉर्म। मिलियंस ले रहे हैं, मुल्क के लिए खेल रहे हैं, कौन सा किसी गली मोहल्ले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेशर किस चीज का? अच्छा। वो प्लेयर इतने नहीं है, स्किल लेवल इतना नहीं है, सीधी सी बात है। किसने बढ़ाना है इनका स्किल लेवल? ये डिपेंड करता है जो आपके सिलेक्टर्स हैं, कैसी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, उसका चीफ ही कोई नहीं है। यानी कि ये बात तो वहाँ से शुरू होती है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नजर नकवी, उन पे मैं कोई नहीं बनूँ, उन्होंने कमेटीज बना दी हैं, उनके हेड से पूछे ना कि भजन है की हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। और पाकिस्तान के 9 मेंबर हैं सिलेक्शन कमेटी के। अभी मौलवी साहब मोहम्मद यूसुफ साहब ने इस्तीफा दिया है। अच्छा। वो बड़ी मेहरबानी उनकी, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट देना चाहिए था कि भाई वाइट वॉश हुए हैं, तब दे देना चाहिए था, उन्होंने थोड़ा लेट दिया। बाकी 8 मेंबर हैं और उसका चीफ कोई नहीं है, उनका बॉस कोई नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं अभी, इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि भाईजान उसको छुट्टी करानी है ना, तो कोई सामने आने वाला मर्द है ही कोई नहीं। दिलेर बने ना, ब्रेव बने, अपनी मर्जी के डिसीजन करें। कौन आ सकता है आपको लगता है? कुछ भी नहीं, असद शफीक है, लेकिन हर जगह सामने कैमरे में वो नजर आ रहे हैं, लेकिन मेंबर हैं, अच्छा, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन चीफ नहीं है। चीफ नहीं है। हाँ, क्यों? उसके भी गुरु ने कहा है कि चीफ ना बनी, छुट्टी हो जाएगी, सारा मलबा तेरे पे आ जाएगा। तो ये तो सारी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी कैसे जरूरत है। अच्छा, दूसरा आजकल एक और भी मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, कंट्रोवर्सी चल रही है। सुलेमान कादर जो है हमारे प्लेयर थे, वो उन्होंने एक बड़ा पोस्ट किया हुआ था कि जी नेपोटिज्म भी हमारी क्रिकेट में चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। उन्होंने रिटायरमेंट जो है ना वो पहले ही अनाउंस कर दी है। तो वाकई हमारी इसमें है नेपोटिज्म? नहीं, उस्मान कादिर ने अभी रिटायरमेंट दिया, सलमान के छोटे भाई हैं उस्मान, उन्होंने अभी उन्होंने किया उस्मान कादिर जी वो उन्होंने नहीं कहा, उनकी वाइफ ने, मेरे ख्याल जो मेरे नॉलेज में उनकी वाइफ ने सोशल मीडिया पर जो लेकिन हाँ वो तो पिछले, मैं तो अपने हर जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद ही किया है नेपोटिज्म में, फेवरटिज्म ने। अब सकलैन मुश्ताक पूरी कोशिश कर रहा है उसका दामाद कप्तान बन जाए T20 का। मौलवी साहब सकलैन मुश्ताक, उनका दामाद है शादाब, शाहिद खान फरीदी का दामाद है शाहीन, और एक और रिश्ता होने वाला है, वो आपको अगले प्रोग्राम में बता दूंगा। एक और रिश्ता होने वाला है? अब मैं कह नहीं सकता क्योंकि लड़की का मामला होता है, नाम लेना बुरा लगता है। तो ये सब नेपोटिज्म, इंजमाम का भतीजा खेलता रहा, मोइन खान का बेटा, नेपोटिज्म तो है। अब फेवरिज्म पीक पे आ गई है, फेवरिज्म भी आ गई है। हाँ जी, तो इसलिए तो बर्बादी का बायस ही ये है कि जब बेटे भतीजे भांजे दामाद खेलना शुरू कर देंगे तो रियल परफॉर्मेंस का क्या होगा? तो आपके सामने ही 2 लाख तो गए 40 पे। यही तो प्रॉब्लम आ रही है, और यही वुमेन में चल रहा है फेवरिज्म। ओदी से लिए वॉइस कॉलेज के, वही यूनिवर्सिटी की है, सेलेक्टर यहाँ की है, वो सारी वहाँ की आ जाती हैं, उसकी सेलेक्टर आती सारी आ जाती हैं। तो प्रॉपर ऊपर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग चाहिए, खासतौर पर मेन क्रिकेट में। जब तक परफॉर्मर को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी कभी इम्प्रूवमेंट नहीं है। कभी भी हमारी जो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी या हम अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। तो हमारे साथ काशिफ भट्ट साहब मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और ये जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है मुल्तान में उसके ऊपर हमने बात की, वुमेंस क्रिकेट टीम के हवाले से हमने बात की है कि हम इंडिया से हार चुके हैं। तो इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।